हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और कवर करने वाले हैं बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट या फिर टॉपिक जिसका नाम है बिग डेटा। सो बिग डेटा, चलिए शुरू करते हैं। हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में रखें। सबसे पहला पार्ट जो है बेसिकली हम इसमें बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं बिग डेटा के। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने बिग डेटा होता क्या है, सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ बिग डेटा। बिग डेटा दोस्तों ऐसा डेटा सेट या फिर ऐसा डेटा होता है जिसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है लार्ज साइज़ का होना चाहिए। जनरली ये जो है हमारा टेराबाइट्स या फिर 10⁵ पेटाबाइट्स के अराउंड हमारा साइज़ होता है। अगर मतलब उतना मिनिमम होगा तो हम उसको बिग डेटा बोलेंगे। साथ में जो स्पीड ऑफ जनरेशन है डेटा का वो बहुत ज़्यादा होता है, एक तेज़ी से जो है डेटा जनरेट हो रहा होता है एंड साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है उस डेटा को मैनेज करने के लिए। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, मैनेज करना, एनालाइज़ करना। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, मैप्स करना। इसका मतलब मैनेज, एनालाइज, प्रोसेस एंड स्टोर, ये मैप्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात हो जाती है। इस वजह से जो मतलब ट्रेडिशनल जो चीज़ें हम यूज़ करते थे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करते थे, वो जो है बेसिकली डिफ़िकल्ट हो जाता है उससे बिग डेटा को मैनेज कर पाना। इसीलिए हम एक नया एकदम सब्जेक्ट या फिर एक नया टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को हम पढ़ते हैं जिसका नाम है बिग डेटा। अब बिग डेटा प्लेटफॉर्म दोस्तों हमारे पास, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं या फिर कंपोनेंट्स की मैं बात करूं कि बिग डेटा प्लेटफॉर्म में क्या क्या कंपोनेंट्स हमारे पास होती हैं। एक बिग डेटा प्लेटफॉर्म में ये जो है बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंटीग्रेटेड स्टैक सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें अलग अलग चीज़ें हमारे पास होती हैं जहाँ पे डेटा इंजेस्ट होता है, दैट इज़ डेटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। कैसे करते हैं, इसमें कुछ लॉजिकल लेयर्स होती हैं। सबसे पहला आता है डेटा इंजेक्शन या फिर कलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, हम कनेक्टर्स का यूज़ करते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जैसे अपाचे काफका हो गया, है ना, और बैच इंजेस्ट भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारा स्टोरेज वाला चीज़ आता है। स्टोरेज हम लोग दोस्तों बिग डेटा के अंदर हम जो स्टोरेज यूज़ करते हैं, इंस्टेड ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर रिलेशनल डेटाबेसेस के अलावा हम जो है यहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं होता स्टोरेज, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। डैट इज़ बेसिकली हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हो गया, या फिर NoSQL हम यूज़ करते हैं जिसका नाम हो गया HBase हो गया, या फिर कैसेंड्रा हो गया। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोसेसिंग इंजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग होता है, जिसमें हम मैप रिड्यूस की नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ वर्ड्स के गिनने के लिए अपाचे स्पार्क, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, हमारे पास एनालिटिकल टूल्स होती हैं, एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स होती हैं, उसमें फ्लिंक, स्पार्क, स्ट्रीमिंग, ये सब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अपाचे काफका, अपाचे फ्लिंक, ये सब हम यूज़ करते हैं। क्वेरी या फिर एनालिटिक्स के लिए हम SQL इंजन्स का यूज़ करते हैं, इंटरैक्टिव इंजन्स, OLAP टूल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। और फिर मेटाडेटा गवर्नेंस आ जाता है, जिसमें कैटलॉग वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं। हालांकि ये जो है बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, राइट। तो ये 4 चीज़ें होती हैं। ये जो है टूल्स उसके बारे में लिखी हुई हैं कि क्यों हम ये जो चीज़ हम करते हैं। अच्छा, अब जो है हम देख लेते हैं कि क्या कमी रह गई थी ट्रेडिशनल सिस्टम्स के अंदर, ट्रेडिशनल हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, कि हमें जो है बिग डेटा का सहारा लेना पड़ा या फिर नए नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना पड़ा। बेसिकली जो दोस्तों जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होते थे या फिर ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता था, उसमें एक सिंगल सर्वर होता था जिसमें हम ETL क्या होता है, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ऑपरेशंस जो है टूल्स हम यहाँ पे करते थे, स्ट्रगल करते थे। बट क्योंकि डेटा जो है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, दैट इज़ टेराबाइट, पेटाबाइट में है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे काम नहीं कर पाता हमारा रिलेशनल डेटाबेस। वो छोटे डेटा के लिए चलेगा बट लार्ज डेटा सेट साइज़ के लिए ये नहीं होता, जो कि कंटिन्यूसली आया जा रहा है। हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रीम के बारे में तो आपको पता चलेगा। साथ में इनका जो स्कीमाज होता था वो बेसिकली ऑन राइट होता था। इसका मतलब हम जो है यहाँ पे एक फिक्स्ड स्कीमा होता था, जिसमें सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए वो सही नहीं होता था, राइट। उसके बाद हमने देखा कि थ्रूपुट और लेटेंसी, हाई वेलोसिटी स्ट्रीमिंग डेटा हमारे पास होता है बिग डेटा में, इस वजह से उसको लो लेटेंसी हैंडलिंग चाहिए होता है। तो जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती, दैट्स वाई यहाँ पे ये जो है एक ड्रॉबैक होता है। फॉल्ट टॉलरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे जो है बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम चाहिए, जो कि हम हडूप में देखते हैं, HDFS में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। बट रिलेशनल डेटाबेस जो है वो एक डेटा कॉलम एंड रो में स्टोर करता था, या फिर जो है बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड वे में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता था। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स, जिसमें ग्राफ्स, मशीन लर्निंग, इटरेटिव एल्गोरिदम्स जो है दोस्तों वो लगती है, जो कि लगाना उन सब पे ईजी था। बट डिस्ट्रीब्यूटेड जब ज़्यादा डेटा बढ़ गया तो उसमें थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे मुश्किलें आती हैं।
राइट नाउ दोस्तों, हमारे पास एक हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिग डेटा मतलब यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि बिग डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, लाइक जो डेटा आ रहा है उसको, ये जो इतना बिग हो जा रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। दोस्तों एक होता है ब्लैक बॉक्स डेटा, जो कि एयरक्राफ्ट चलती हैं, एयरक्राफ्ट एरोप्लेन्स चलती हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन डेली, जो कितने एयरप्लेन एक जगह से दूसरी जगह गए, उन सब का डेटा ये ब्लैक बॉक्स डेटा होता है। फिर आप जो इंस्टाग्राम में रीलें स्क्रॉल करते हो, है ना, आप अपने जो है प्रेमी और प्रेमिकाओं से जो आप बात करते हो, राइट, वो जो सोशल मीडिया का डेटा है वो भी एक सोशल मीडिया डेटा हो गया। आप अपलोड करते हो इमेजेस फेसबुक में, अपना इंस्टाग्राम में अपने एकदम पिक्स अपलोड करते हो, तो वो सारी जो है सोशल मीडिया डेटा के अंदर आ जाता है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज डेटा। दोस्तों स्टॉक आपने सुना होगा, किसी कंपनी का शेयर बढ़ता है, किसी कंपनी का शेयर घटता है, तो वो जो डेटा है वो स्टॉक एक्सचेंज डेटा हो जाएगा। वो भी जो है कंट्रीब्यूट करता है लार्जली इनटू द बिग डेटा। देन आता है ट्रांसपोर्ट डेटा। ट्रांसपोर्ट डेटा हमारे पास क्या होता है कि अगर आप एरोप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर डे टू डे टैक्सीज़ या फिर कार का जो कैब्स होते हैं उनका डेटा हो गया, या फिर जो ट्रेन वगैरह चल रही है उनका डेटा हो गया, वो सारे ट्रांसपोर्ट डेटा में आ जाता है। फिर लास्टली हमारे पास सर्च इंजन डेटा। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट मैं आपको एक बेसिकली एक जिस्ट दे रहा हूँ कि टाइप ऑफ जो मेजरली जो कंपोनेंट्स है बिग डेटा के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्च इंजन डेटा, जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, कुछ भी जनरेट होता है, तो वो सारा हमारे पास यहाँ पे बेसिकली टाइप्स ऑफ बिग डेटा में आ जाता है। टाइप्स ऑफ मतलब बिग डेटा कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। अब दोस्तों हम नेचर ऑफ द डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ द डेटा क्या होता है कि हमारे पास देखा जाए तो स्ट्रक्चर के हिसाब से, डेटा के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरी में डेटा जो है वो होता है। सबसे पहला जो डेटा होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अगर मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करूँ दोस्तों, तो ये जो है एक प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड फॉर्मेट होता है इन सारे डेटा का, जिसमें हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, या फिर OLTP ऑनलाइन, हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हम बात कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। इसमें जो है फिक्स्ड स्कीमा पहले से लिखी होती हैं, और ये रियल टाइम डे टू डे जो कामों के लिए यूज़ होता है। इसमें जो है फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। सेमी स्ट्रक्चर्ड में हम अनस्ट्रक्चर्ड पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको सेमी स्ट्रक्चर्ड के बारे में बताऊंगा। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है कि दोस्तों किसी का स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होता, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता डेटा का। जैसे आप एग्जांपल के रूप में आप CCTV फुटेज का डेटा ले सकते हो। जैसे CCTV कोई भी अगर जगह लगा हुआ है, वो पूरे दिन का रिकॉर्ड करता है, उसमें से यूज़फुल कंटेंट तभी होगा किसी के घर में चोरी हो गया, उस चोर को पकड़ने के लिए बेसिकली जो हमें चोर का जो फुटेज है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो बट पूरा दिन को उसने रिकॉर्ड किया, तो बाकी के फालतू चीज़ें हैं, तो उसमें से जो इंसाइटफुल डेटा निकालना वो हमारे लिए मुश्किल होता है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, मेजॉरिटी में जो डेटा आज हमारे दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लॉग्स, ये सारी जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का सोर्स है, और इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता। और इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आता है, जिसका बेसिकली दोनों मिक्स होते हैं। कुछ कुछ जो है स्ट्रक्चर्ड रहता है, कुछ कुछ डेटा, कुछ कुछ जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। इसका एग्जाम्पल जो है वो JSON फाइल या फिर XML फाइल जो है वो हो जाता है, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ डेटा बाई सोर्स। आप देख सकते हो IoT सेंसर से, CCTV मैंने आपको बताया, क्लिक स्ट्रीम, आप कहीं भी क्लिक करते हो, कोई इमेजेस वेबसाइट को आप करते हो, तो वहाँ से जो डेटा जनरेट होता है वो बाई सोर्स हो गया। बाई वेलोसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी हमारा बैच डेटा होता है, या फिर माइक्रो बैच डेटा होता है, तो वो स्ट्रीमिंग डेटा जो आप बेसिकली किसी का लाइव वीडियो देख रहे हो तो उसमें से जो डेटा जनरेट हो रहा है, तो वो सारा चीज़ हो गया। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो मैंने आपको बताना था, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। अगर आपके एग्जाम में भी आता है कि टाइप ऑफ डेटा लिखिए, नेचर ऑफ डेटा लिखिए, तो आप इन तीनों को एक्सप्लेन करके आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे, राइट। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटा। अगर मैं ML के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक होता है लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा। लेबल्ड का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि प्ले फुटबॉल येस और नो, है ना, ये लेबल्ड हो गया। अब अनलेबल्ड का मतलब होता है प्ले फुटबॉल, हमें पता ही नहीं आउटपुट क्या है, कि येस और नो कुछ नहीं है हमारे पास, बस अनलेबल्ड है, तो वो चीज़ हो गया। न्यूमेरिकल मतलब क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी। कैटेगरिकल का मतलब दोस्तों हमारे पास कोई कैटेगरिकल वैल्यू होगा, दैट इज ABCDEFG ऐसा टाइप्स। ऑर्डिनल जो होता है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे, ऑर्डिनल जो है एक फिक्स्ड फॉर्मेट होगा कि 1 के बाद 2 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ऐसे टाइप एक ऑर्डर होगा। बट नॉमिनल में हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे रेड, वाइट, ब्लू, कोई ऑर्डर नहीं है, बस नॉमिनल हो गया। डिस्क्रीट जो है वो बेसिकली हमारा काउंटेबल होता है, और कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास मेजरेबल होता है। तो ये आप याद रख सकते हो, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ कोई छूट ना जाए, मैं सारे कंसेप्ट को यहाँ पे कवर कराना चाहता हूँ। फिर आता है हमारा एनालिटिकल प्रोसेस एंड टूल्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों अभी ये मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको यही वाला चीज़ जो है मैंने आगे लिख रखा है, मैं वो वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट।
अब आते हैं कुछ दोस्तों बिग डेटा के टूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो बिग डेटा के टूल्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टोरेज के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो स्टोरेज में हम हडूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप बिग डेटा की बात करो दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज नहीं होता, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हम हडूप का मैप रेड्यूस यूज़ कर सकते हैं। अपाचे, स्पार्क, फ्लिंक, ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम हैं दोस्तों, जो कि फ्रेमवर्क के नाम है, सॉफ्टवेयर के नाम है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लीजिए, एक दो कम से कम जो मैंने हाईलाइट करा है कम से कम वो याद रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आपको क्या याद रखना है। अपाचे हडूप जो है दोस्तों हमारे पास बेसिकली यहाँ पे हडूप का फाइल सिस्टम होता है, जहाँ पे हम बिग डेटा के कार्यक्रम को करते हैं। अपाचे स्पार्क होता है, फिर अपाचे कसांड्रा डेटाबेस होता है, काफका होता है, माहुवत होता है। माहुवत जो है बेसिकली नाम जो हाथी को चलाता है, हडूप का मतलब हाथी होता है और हाथी को चलाने वाला माहुवत होता है, राइट। सो वो माहुवत, अपाचे माहुवत उसी के ऊपर है, आप लोगो भी देखोगे तो वही हमें फील होगा। फिर अपाचे हमारे पास यहाँ पे हाइव मिलेगा आपको, राइट। अब आता है हमारे पास यहाँ पे ETL वर्सेस ELT क्या होता है। अगर किसी ने डेटा वेयरहाउस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ETL का मतलब होता है कि हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को, फिर लोड करते हैं। बट यहाँ पे हम पहले लोड कर देते हैं, फिर जाके ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो डेटा लेक के अंदर, डेटा मतलब जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आ रही हैं, वहाँ पे हम डेटा को पहले लोड कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म उनको बाद में करते हैं। बिकॉज बिग डेटा में हमारे पास जो स्पीड ऑफ डेटा आने का है ना, स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन इज़ वेरी वेरी फास्ट। सो उसको ठीक करने के लिए या फिर आप कह सकते हो उसको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए हमें ELT करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ETL, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो वो आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए। क्या है वो महत्वपूर्ण कंसेप्ट? सबसे पहला आता है एनालिसिस वर्सेस रिपोर्टिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस क्या होता है और रिपोर्टिंग क्या होता है? दोस्तों अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी डेटा आ रहा है ना, उस डेटा को अगर हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें, ट्रांसलेट कर दें, ठीक है, तो वो जो है हमारा रिपोर्टिंग कहलाता है। और उस डेटा को जो हमें इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है उसको हम डैशबोर्ड या फिर चार्ट्स या फिर ग्राफ्स के थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कोई नॉन टेक्निकल पर्सन होगा उसको भी समझ आएगा, राइट। सो ये जो चीज़ होती है वो हमारे पास यहाँ पे व्हाट का आंसर, मतलब डेटा क्या कह रहा है, इसको अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग का इस्तेमाल होता है। एनालिसिस का होता है। एनालिसिस दोस्तों जो हमने डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाला रिपोर्टिंग के माध्यम से, उस इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ इंसाइट, मीनिंगफुल इंसाइट अगर हम निकाल पाएँ, राइट, इंसाइटफुल डिसीजंस हम निकाल पाएँ, यहाँ पे मैंने लिख रखा है टर्न्स इन्फॉर्मेशन इनटू इंसाइट, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन कर सकते हैं, कंपैरिजन होता है, इंटरप्रेट कर सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन को, और ये वाई का जवाब देता है कि डेटा ऐसा क्यों है। तो वाई का जवाब जो है एनालिसिस देता है, और जो रिपोर्टिंग का जवाब है, सॉरी व्हाट का जवाब जो है वो रिपोर्टिंग हमारा देता है। आंसर्स वाई एंड व्हाट विल हैपन, एंड रिपोर्टिंग आंसर्स ओनली व्हाट हैपेंड, राइट। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पे बता रखा है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक बेसिकली 10 पॉइंट्स लिखे हैं, बट एग्जाम में जब आप आएगा तो आप यहाँ पे मेन जो चीज़ है, सबसे पहले हम क्या करते हैं डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल में, हम डेटा की डिस्कवरी सबसे पहले करते हैं। फिर डेटा प्रिपरेशन होता है जिसमें हम डेटा के क्लीनिंग करते हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को हटाते हैं, कुछ बेसिकली डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, प्री प्रोसेस करते हैं, डेटा का मिसिंग वैल्यूज़ को ये करते हैं, डेटा की हमारे पास अगर मान लो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हम लोग फिक्स करते हैं, नॉर्मलाइजेशन करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग या फिर डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। अब आता है क्लीनिंग करना बेसिकली हमारे पास। तो डेटा डिस्कवरी हमने कर लिया, मतलब आइडेंटिफाई, हम लोग बहुत सारे सोर्सेज ऑफ डेटा होते हैं भाई, आप CCTV डेटा हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, कहीं से भी डेटा के सोर्सेज को पहले आइडेंटिफाई करो, सैम्पल करो डेटा को। तो वो पहला हमारा जो है डेटा एनालिटिक्स का लाइफ साइकिल का पहला स्टेप है, दैट इज़ डेटा डिस्कवरी। दूसरा स्टेप है डेटा प्रिपरेशन। फिर दोस्तों हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं। मॉडल बिल्डिंग का मतलब हम सही एल्गोरिदम्स का यूज़ करें या फिर सही एल्गोरिदम चूज़ करें, जिससे हम उस डेटा को जो हमने यहाँ पे निकाला है उससे एक अच्छा खासा ट्रेंड और उनका पैटर्न जो है वो निकाल पाएँ, ठीक है। फिर मॉडल बिल्डिंग, हम उस एल्गोरिदम को बिल्ड करेंगे और उस पर लगाएंगे, किस पे? हमारे डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए। फिर लास्ट में हम रिजल्ट्स और इवैल्यूएशन करते हैं, क्या मैट्रिक्स, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर लास्ट में डिप्लॉयमेंट होता है और फिर जो है ऑपरेशनलाइज कर देते हैं। ऑपरेशनलाइज मतलब कुछ फीडबैक, और कैसे हम डेटा से और क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या एनालाइज कर सकते हैं, क्या कमी रह गई, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो बेसिकली आप इन 6 जो हमारे स्टेप्स हैं उसको आप जो है एक्सप्लेन करके आ सकते हो। ये जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल, अगर आपके एग्जाम में आ सकता है तो इसलिए मैंने इसमें इमेज भी डाल दिया है, साथ ही साथ मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है।
नाउ दोस्तों हम बात करेंगे 7 जो स्टेजेस ऑफ बिग डेटा बिजनेस एनालिटिक्स। यहाँ पे याद रखना बिजनेस एनालिटिक्स, इसको याद रखने का तरीका दोस्तों D² P² होता है। सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब जब मैंने टॉपिक छोड़ा था ना एनालिटिकल टूल्स एंड दैट वाला, तो वो यहाँ पे हमारे पास बिग डेटा एनालिटिक्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिजनेस में हमारे पास एक बिजनेस में अगर हम बिग डेटा बिजनेस देख रहे हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स में क्या क्या स्टेजेस रहते हैं जहाँ पे हम बिज़नेस को अच्छा ग्रो कर पाएँ। 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला आता है D² P²। तो D² में हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, P² में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या कहता है कि बेसिकली ये जो है समरीज़ जो है प्रोवाइड करता है, या फिर हम समरीज़ निकालते हैं डेटा के माध्यम से कि डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब कहना क्या चाहते हो, राइट, व्हाट हैपेंड। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स हम यहाँ पे निकालते हैं। डायग्नोस्टिक में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि डेटा को डायग्नोस करते हैं, रूट कॉज क्या है, या फिर बेसिकली क्या ये डेटा कह रहा है कि बेसिकली हमारे पास क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्या हो सकता है इस डेटा से, वो हम यहाँ पे डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स से देखते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से हम देख सकते हैं कि इस डेटा को यूज़ करके हम क्या फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग, प्रोडिक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसमें हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, पॉलिसी रिकमेंडेशंस हो गया, बेसिकली ऑटोमेशन हम कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं अपने डेटा के अंदर जिससे ये जो है हमारे बिजनेस में ग्रोथ कर पाए। तो वो हमारे पास यहाँ सारी चीज़ें इस स्टेजेस ऑफ डेटा बिग डेटा बिजनेस एनालिटिक्स में होती है, राइट। अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बाकी सब भूल जाओ बट ये कभी मत भूल के जाना, दैट इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, या फिर 3 V's ऑफ द बिग डेटा, या फिर 5 V's ऑफ द बिग डेटा, या फिर 7 V's ऑफ द बिग डेटा। हालांकि उससे ज़्यादा V's भी हैं बट आपको जो है 7 मैक्सिमम याद रखना है। अगर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा बोले दोस्तों, आपको 5 V's को एक्सप्लेन कर देना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कर रहा कि आप 3 V's या 4 V's एक्सप्लेन करो, अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा एक्सप्लेन करने को बोला है तो आपको जो पहले के 5 है, दैट इज़ वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू, ये जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब एक एक करके जान लेते हैं कि व्हाट आर दीज 5 V's एंड 7 V's एंड 3 V's, राइट। सबसे पहला हम 3 V's को टारगेट करेंगे और देखते हैं कि ये 3 V's क्या है, राइट। सो सबसे पहला जो V आता है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अब दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड पर सेकंड। जो बिग डेटा हमारे पास आ रहा है ना, वो पर सेकंड कितना जनरेट हो रहा है, ये अमाउंट को जानने के लिए जो इसको अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जनरली ये जो है GBs में, पेटाबाइट्स में होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो दोस्तों हमारा डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन एंड प्रोसेसिंग, कलेक्शन एंड एनालिसिस। स्पीड ऑफ कलेक्शन, स्पीड ऑफ एनालिसिस, स्पीड ऑफ डेटा जनरेशन, स्पीड ऑफ डेटा एनालिसिस, स्पीड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारे स्पीड को बेसिकली कितनी स्पीड से हमारा डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा वैरायटी, दैट इज़ डेटा का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे डेटा के फॉर्मेट हमने सीखे थे, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, है ना। तो डेटा कौन से टाइप का डेटा ज़्यादा निकल रहा है, मतलब वैरायटी ऑफ द डेटा क्या है, कितना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, कितना सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, कितना स्ट्रक्चर्ड डेटा है, वो जो है वैरायटी के अंदर आता है। फोर्थ जो है, हम अब 5 V's को देखेंगे, तो फोर्थ जो है दैट इज़ वेरासिटी। वेरासिटी क्या है दोस्तों, कि जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उस डेटा पे क्या हम उस सच में कुछ मीनिंगफुल और इंसाइटफुल निकाल सकते हैं। वर्थ क्या है, डाटा क्वालिटी क्या है, ठीक है, वर्थ नहीं है, डेटा की क्वालिटीज़ को जज करने के लिए हम वेरासिटी देखते हैं। एंड फिफ्थ V जो है दैट इज़ वैल्यू, कि ये जो डेटा जनरेट हुआ है उसका यूज़फुलनेस क्या है, वर्थ क्या है, बेसिकली हम कितना बिजनेस वैल्यू वहाँ से निकाल सकते हैं, बिजनेस को कितना फ़ायदा हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है 7 V's, हम फर्दर देखेंगे 2 और, दैट इज़ वायरलिटी या फिर वेरिएबिलिटी। बेसिकली ये जो है कॉन्टेक्स्ट डेटा ऑफ द, हमारे पास यहाँ पे स्प्रेड ऑफ द डेटा कितना है, बेसिकली कोई भी डेटा अगर जनरेट हो रहा है वो पीपल टू पीपल नेटवर्क के अंदर कितना ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है या फिर कितना वायरल है। बेसिकली आप बोलते हो रील वायरल हो गई, या फिर मेरा यूट्यूब वीडियो वायरल हो गया, या फिर किसी का भी कुछ फोटो वायरल हो गया, इमेज वायरल हो गया, तो ये जो चीज़ें बोलती हैं, तो वायरल कैसे हो रहा है डेटा, वायरलिटी क्या है कि कितनी जल्दी स्प्रेड ऑफ द डेटा क्या है पीपल टू पीपल नेटवर्क के अंदर। एंड लास्ट जो वे है दैट इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन, कि बेसिकली दोस्तों एबिलिटी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको हम सही तरीके से बिना टेक्निकल नॉलेज के भी उस डेटा को समझ पाएँ। बेसिकली डेटा को समझना या फिर डेटा को एक बेसिकली विजुअल्स के फॉर्म में, ग्राफ्स, चार्ट्स के थ्रू हम जो है अगर समझ जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन बोलते हैं। कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी अगर होगा तो वो भी जो है ये जो है हमारे डेटा से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए और वो समझ पाए कि डेटा किसके हिसाब से है, ठीक है।
अब दोस्तों टाइप्स ऑफ बिग डेटा मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। ऑलरेडी आई एक्सप्लेन, अगेन मैंने लिख दिया क्योंकि एक जगह आपको मिल जाए, है ना। और बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप इग्नोर कर सकते हो, मैंने जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब दोस्तों आता है हमारा ट्रेडिशनल डेटा वर्सेस बिग डेटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ के आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिकली दोस्तों जो ट्रेडिशनल डेटा होता है दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है स्पेसिफिकली, बट अगर मैं बिग डेटा की बात करूँ तो ये सारे टाइप ऑफ डेटा को यहाँ पे लेता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, रियल टाइम डेटा, टाइम सीरीज डेटा, हर डेटा को यहाँ पे लिया जाता है। अगर मैं ट्रेडिशनल डेटा की बात करूँ तो ये जो है एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में दैट इज़ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो है वो स्टोर होता है। बट अगर मैं बात करूँ बिग डेटा की, तो बिग डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स का यूज़ करता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अपाचे, इन सब जगहों से हमारे पास यहाँ पे होता है, मैंने लिख दिया है। SQL यूज़ होता है, DBMS यूज़ होता है, बस यहाँ पे हमारे पास HDFS यूज़ होता है, दैट इज़ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और भी वैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, बट यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होता है। यहाँ पे ट्रेडिशनली दोस्तों जो डेटा जनरेट होता था दैट इज़ बेसिकली GBs या फिर मेगाबाइट्स में होता था, बट यहाँ पे टेराबाइट्स या फिर पेटाबाइट्स, जेटाबाइट्स में हमारा जो है डेटा जनरेट होता है। और ट्रेडिशनल में हम लोग OLTP, OLAP यूज़ कर सकते थे सिंगल डेटाबेस के अंदर, बट बिग डेटा के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैंने आपको बताया, वो यूज़ करते हैं। इसका अगर मैं बात करूँ वैरायटी, तो स्ट्रक्चर्ड होता था, बट बिग डेटा में हमारे पास अलग हेट्रोजीनियस डेटा होता था, दैट इज़ बेसिकली हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, हर टाइप ऑफ डेटा को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आता है हमारे पास यहाँ पे की रोल्स इन अ सक्सेसफुल बिग डेटा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे 9 पॉइंट्स के थ्रू बता दे रहा हूँ। की रोल्स क्या होते हैं, एक सक्सेसफुल अगर बिग डेटा प्रोजेक्ट हमारे पास इधर है तो उसमें क्या क्या की रोल्स हमारे पास यहाँ पे होती हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का, कि बेसिकली अगर एक प्रोजेक्ट कभी बनता है, कोई भी बिग डेटा प्रोजेक्ट हो या कोई भी प्रोजेक्ट अगर बनता है दोस्तों, उसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो बजट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या विजन को कौन कैच कर रहा है, वो एक इंसान होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सपोर्ट करता है। दूसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, अब प्रोजेक्ट को प्लान, टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, टास्क असाइन करना, मैनेज टाइमलाइंस कि इस टाइमलाइन के अंदर ये हो जाए, वो सारा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। फिर आता है डेटा इंजीनियर। इसमें डेटा इंजीनियर का काम होता है कि डेटा पाइपलाइंस बनाना, डेटा को एनालाइज करना, सोर्सेज से डेटा को लाके इंटीग्रेट करना, स्केलेबिलिटी को इंश्योर करना। फिर डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, ML एल्गोरिदम्स को लगाना या फिर ML मॉडलिंग करना, डेटा को, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा एनालिटिक लाइफ साइकिल में मॉडलिंग, दैट इज़ डेटा मॉडलिंग या फिर मॉडल बिल्डिंग, है ना। उस मॉडल बिल्डिंग करना डेटा साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिटिस्ट का होता है, ठीक है। अब डेटा एनालिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली वही काम करता है, बट साथ में वो जो है विजुअलाइजेशन पे काम करता है, डेटा विजुअलाइजेशन में, जिसमें जो डेटा है उसमें से इन्फॉर्मेशन जो निकला उसका रिपोर्ट, डैशबोर्ड, चार्ट्स के थ्रू हमारे पास पाई चार्ट्स, ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, इन सब से हमारे पास डेटा को विजुअलाइज कराना बिजनेस टीम्स के बीच में। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो इज़ बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करता है, बिग डेटा हो या कोई भी डेटा हो। फिर बिजनेस एनालिस्ट होता है जो कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के थ्रू हमारे पास जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो बिज़नेस में कैसे एक्सप्लेन करना है, ट्रांसलेट करता है। फिर कुछ इंजीनियर्स आते हैं जैसे डेवऑप्स या क्लाउड इंजीनियर हो गया, जिससे हमारे पास क्लाउड में कैसे डेटा रह सकता है, बिग डेटा, वो हमारे पास यहाँ पे दिखता है। और लास्ट में सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट हो सकता है, तो वो अलग डोमेन हो गया कि भाई बेसिकली वो इंक्रिप्शन और डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला पार्ट ऑफ बेसिकली बेसिक्स ऑफ बिग डेटा, सॉरी, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया, सारे बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। इसमें हमने देखा कि भाई बिग डेटा होता क्या है, फिर नेचर ऑफ द डेटा देखा, फिर हमने देखा कि ELT और ETL क्या होता है, टूल्स ऑफ द बिग डेटा क्या होता है, एनालिसिस और रिपोर्टिंग क्या होती है, डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आप याद रख लो, वो हमने देखा। स्टेजेस ऑफ बिग डेटा बिजनेस एनालिटिक्स, वो हमने देखा, D2 P2, है ना। 5 V's, 7 V's, 3 V's के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा ट्रेडिशनल वर्सेस बिग डेटा के बीच में डिफरेंस क्या है, और की रोल्स इन द सक्सेसफुल बिग डेटा प्रोजेक्ट क्या होता है, राइट। अब दोस्तों हम एक और टॉपिक देख लेंगे कि बिग डेटा के दोस्तों दो टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिकली बिग डेटा दो टाइप का होता है, एक होता है ऑपरेशनल बिग डेटा, एक होता है एनालिटिकल बिग डेटा। अगर मैं ऑपरेशनल बिग डेटा की बात करूँ दोस्तों, वो डेटा जो कि डे टू डे हमारे पास डेटा जनरेट हो रहा है, डेली जो है डेटा रियल टाइम में जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम ऑपरेशनल बिग डेटा बोलते हैं। बट अगर मान लो हमें पास्ट डेटा को कुछ देख के एनालाइज करना है, पैटर्न फाइंड आउट करना है, ट्रेंड्स फाइंड आउट करने हैं, इनसाइट्स फाइंड आउट करनी है पास्ट डेटा, हिस्टोरिकल डेटा से, तो उसमें हमारे पास एनालिटिकल बिग डेटा आता है। तो डेटा जो है वो करंट, लाइव और डिटेल्ड होता है। बट अगर मैं एनालिटिकल की बात करूँ तो हिस्टोरिकल समराइज डेटा होता है और लार्ज वॉल्यूम डेटा होता है।
प्रोसेसिंग की बात करूँ तो इसका जो है फास्ट प्रोसेसिंग होता है, OLTP हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे OLAP एनालिटिकल प्रोसेसिंग हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और डीप एनालिसिस की ज़रूरत हमारे पास पड़ती है। जो ऑपरेशनल बिग डेटा होता है उसमें हम डेटाबेसेस का यूज़ कर सकते हैं, SQL नो SQL का, बट हमारे पास एनालिटिकल बिग डेटा में डेटा वेयरहाउस का यूज़ होता है, हडूप और स्पार्क का यूज़ होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है, बिकॉज उसके बिना नहीं होगा। तो हडूप और स्पार्क तो यूज़ होता ही है। साथ में यूज़र्स जो हैं ऐप्स, वेबसाइट्स और फ्रंटलाइन सिस्टम, ये जो है बेसिकली डेली यूज़ होता है। ये वेबसाइट हर दिन आप इंस्टाग्राम में हर दिन खोलते हो या फिर आप फेसबुक के हर दिन खोलते हो, है ना, तो वो डे टू डे लाइफ के लिए हमारे पास जो एग्जांपल हो गया, यूज़र वहाँ पे जाते हैं। बट एनालिटिकल बिग डेटा कहाँ पे होता है, बेसिकली एनालिस्ट या फिर जो डेटा साइंटिस्ट है या फिर जो टेक्निकलिटीज़ में है, वो जो है ज़्यादातर हमारे पास यूज़र्स होते हैं इसके। एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स हो गया दोस्तों। आप कहीं भी जाके अपना कुर्ती बुक करते हो, शर्ट पैंट बुक करते हो, अपना कुछ भी ऐसे मान लो आपने कुछ चौकोस बुक कर लिया खाने के लिए, है ना, तो वो हमारे पास ATM ट्रांजैक्शन हो गया, फ्लाइट डिटेल्स हो गया, वो सारी जो है हमारे पास ऑपरेशनल बिग डेटा के अंदर आती है। बट अगर मैं बात करूँ एनालिटिकल बिग डेटा, तो सेल्स का ट्रेंड क्या है, ई कॉमर्स पे मान लो अमेज़ॉन ही हो गया, है ना, तो अमेज़ॉन के अंदर हमारे पास जो जीन्स मान लो बिकी है, तो कितने जीन्स बेसिकली एक महीने में बिकी है, उसका एक बेसिकली एक मेरे को ट्रेंड पैटर्न फाइंड आउट करना है कि ये कंपनी की जीन्स जो है वो बिक रही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें, फ्रॉड डिटेक्शन प्रिडिक्शन करने के लिए फीडबैक सिस्टम हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनालिटिकल बिग डेटा के अंदर आ जाती है, राइट। अब हम थोड़ा सा बस ऊपर से देख लेंगे कि बिग डेटा के टूल्स क्या होती हैं और उसकी यूजेस क्या होती हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था अपाचे हडूप जो है वो बिग डेटा का फ्रेमवर्क होता है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को दैट इज़ HDFS को सपोर्ट करता है, और बैच प्रोसेसिंग दैट इज़ मैप रिड्यूस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो निकालने के लिए हमारा अपाचे हडूप यूज़ होता है। यूज़ केसेस वही स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग मैसिव डेटा, तो वही अपाचे हडूप। जब भी आप बेसिकली बिग डेटा के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहला जो आप काम करने जाओगे या फिर सबसे पहले चीज़ जो आप जिसमें आप काम करोगे दैट इज़ अपाचे हडूप, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं होगा। बिग डेटा के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सीखना होगा, तो वो आप अपाचे हडूप में करोगे। फिर आता है अपाचे स्पार्क, डेटा प्रोसेसिंग इंजन होता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, ML ग्राफ डेटा। अपाचे बेसिकली स्पार्क में हम ML जो है मशीन लर्निंग जो है एल्गोरिदम्स हम लगा सकते हैं इन आवर बिग डेटा। फास्ट एनालिटिक्स होता है, प्रोसेसिंग करने में बहुत स्पीड होता है, रियल टाइम और बैच प्रोसेसिंग दोनों हमारे पास यहाँ पे होती हैं। फिर आता है अपाचे कसांड्रा, ये जो है नो SQL डेटाबेस होता है। नो SQL मतलब बेसिकली हमारे पास SQL नहीं होता, इसमें जैसे SQL में रिलेशनल डेटाबेस होता था, यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता है, राइट। फिर आता है हाईली स्केलेबल होता है, और ये जो है IoT और रियल टाइम एप्लीकेशंस के जो है डेटा होता है उसमें हमारे पास अपाचे कसांड्रा यूज़ होता है। अपाचे काफका है, ये एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रीमिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रीम्स हमारे पास आती हैं, तो वो डेटा स्ट्रीम्स जो आती हैं उसमें किस तरीके से आती है वो जो है अपाचे काफका हैंडल करता है। हाई थ्रूपुट होता है और हमारा लॉग कलेक्शन रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए यूज़ होता है। अपाचे हाइव जो है बेसिकली हमारे पास एक डेटा वेयरहाउस है हडूप के अंदर। हडूप के ऊपर जो है एक बिल्ड इन डेटा वेयरहाउस है, और ये जो है SQL लाइक क्वेरीज हमारे पास होती हैं जिसमें HiveQL बोलते हैं, और HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डेटा के लिए हमारे पास होता है, राइट। फिर लास्टली हमारे पास आता है अपाचे महोवत। ये जो है बेसिकली आपको महोवत से नाम से पता चल होगा, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है हमारे पास अपाचे महोवत जो होता है दैट इज़ बेसिकली हडूप जो है वो हाथी को बोलते हैं। अब हाथी को जो चलाता है दैट इज़ अपाचे महोवत, मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है ये, और इसमें जो है दोस्तों बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, इन सब एल्गोरिदम्स जो हैं वो सारी अपाचे महोवत के अंदर रहती है। ये स्केलेबल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं जो कि हम अपने बिग डेटा के ऊपर लगा सकते हैं उसको स्केलेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ML मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। ML मॉडल हम लगाते हैं, जैसे आप अगर जुपिटर नोटबुक में काम करते हो तो आप जो स्मॉल डेटा सेट उठाते हो कैगल वगैरह से आप उसको लगाते हो, बट अगर आपको लार्ज बिग डेटा के ऊपर अगर आपको लगाना है मशीन लर्निंग तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे अपाचे महोवत का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो अभी हमने देखा बिग डेटा के टूल्स के बारे में। आप ये 6 जो टूल्स हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखो, साथ में ऑपरेशनल बिग डेटा और एनालिटिकल बिग डेटा क्या होता है वो भी आप यहाँ पे याद रखो। दोस्तों अब हम देखेंगे द एमर्जिंग बिग डेटा इकोसिस्टम। ये एक लास्ट टॉपिक है हमारा, बिग डेटा इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बिग डेटा इकोसिस्टम क्या होता है, ये दोस्तों हमारे पास कलेक्शन होता है टेक्नोलॉजीज़, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स का, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा सेम चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि बिग डेटा इकोसिस्टम क्या होता है। हम एक वापस से गो थ्रू ले लेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों वही चीज़ है, डेटा के सोर्सेज को पता करो। डेटा के सोर्सेज को पता करने के बाद डेटा को कलेक्ट करो और स्टोर करो। कलेक्ट करने के लिए अपाचे काफका, फ्लूम हम यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। बैचेस में या फिर रियल टाइम स्ट्रीम्स में हम कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग अपाचे काफका या फिर अपाचे फ्लिंक।
ठीक है। रियल टाइम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स होती हैं ये सारी, इसमें जो है आप डेटा को इंजेक्ट कर सकते हो, इंजेक्शन कर सकते हो, डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है स्टोरेज। आप रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो यूज़ हो नहीं सकता, तो इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जैसे एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जैसे HBase हो गया, कैसांड्रा हो गया, मोंगोडीबी हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर हमारे पास आता है डेटा एनालिटिक्स और प्रोसेसिंग हम करेंगे। इसमें हम दोस्तों हमारे पास यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग कर सकते हैं अपाचे हडूप, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें हम मैप रिड्यूस अपाचे स्पार्क यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोसेस करने के लिए, लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए। फिर हम स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग करेंगे, दैट इज़ अपाचे स्पार्क अगेन, है ना, अपाचे फ्लिंक, अपाचे स्टॉर्म यूज़ होता है। ये जो है बेसिकली हमारे पास ये 2-3 याद रख लेना दोस्तों नाम, क्या, अपाचे स्पार्क, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टॉर्म। ये जो 3 प्लेटफॉर्म है ये दोस्तों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जो रियल टाइम स्ट्रीम्स ऑफ डेटा आती हैं, डेटा जो है वो बिना रुके आए जा रहे हैं ना, वो जो हम आगे पढ़ेंगे डेटा स्ट्रीम के बारे में, बट आप ये याद रखो कि डेटा का मतलब फास्टली डेटा जो है वो आए जा रहा है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 3 महत्वपूर्ण जो है प्लेटफॉर्म्स है, दैट इज़ अपाचे स्पार्क, अपाचे फ्लिंक और अपाचे स्टॉर्म। ये जो है रियल टाइम एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि रियल टाइम एनालिसिस करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ डेटा का या फिर डेटा को। लास्टली हम डेटा को क्या करेंगे दोस्तों, विजुलाइज करेंगे यूजिंग टैब्लो या फिर पावर BI, वो जैसे भी करके आप अगर बेसिकली ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे देख लिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी के साथ दोस्तों हमने जो मेजर हमारा बेसिकली कह सकते हैं कि जो मेजर हमारे कंसेप्ट्स थे बेसिक्स ऑफ द बिग डेटा के, वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो है, मैंने आपको बता दे रहा हूँ क्या पढ़ने वाले हैं, अब एक सेकंड में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रीम माइनिंग के बारे में। ठीक है, तो डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि डेटा स्ट्रीम माइनिंग क्या होता है। उसमें बहुत सारे एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोजेट मार्टिन एल्गोरिदम, DGIM एल्गोरिदम, है ना, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं, राइट। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार और लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम में जुड़ जाइए, उसका लिंक जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जाएं और मेरे को सपोर्ट करते रहें। ठीक है, तो हम मिलेंगे ऐसी एक धमाकेदार और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।